नमस्कार, दिस इज रविनाथ, लेक्चरर इलेक्ट्रिकल फ्रॉम जीपीसी सिरोही। आज का हमारा टॉपिक है फॉल्ट एनालिसिस यूजिंग सिमेट्रिकल कंपोनेंट पार्ट 1। इस वीडियो को देखने से पहले आप सीक्वेंस इंपीडेंस एंड सीक्वेंस नेटवर्क इस पे हमारा बनाया हुआ वीडियो है जीपीसी सिरोही चैनल पे, वो जरूर देखिए ये टॉपिक समझने के लिए। तो हम मान के चलते हैं कि आपने ये वीडियो देखा होगा, उसके बाद ये समझना आसान हो जाएगा। फॉल्ट एनालिसिस यूजिंग सिमेट्रिकल कंपोनेंट। सिमेट्रिकल कंपोनेंट का हमने फंडा इससे पिछले वाले वीडियो में समझ लिया है। अब हम फॉल्ट एनालिसिस आगे बढ़ने से पहले एक बार रिकॉल करेंगे कि कितने तरह के फॉल्ट होते हैं, टाइप ऑफ फॉल्ट। तो हमने देखा था कि मेनली 2 टाइप ऑफ फॉल्ट होते हैं, सिमेट्रिकल फॉल्ट। पावर सिस्टम में 2 तरह के फॉल्ट होते हैं, सिमेट्रिकल फॉल्ट और अनसिमेट्रिकल फॉल्ट। सिमेट्रिकल फॉल्ट जिसमें फॉल्ट करंट सारे फेजेस में बराबर होता है। इसका एग्जांपल है तीनों लाइन का फॉल्ट या तीनों लाइन से ग्राउंड का फॉल्ट। अनसिमेट्रिकल फॉल्ट का एग्जांपल है सिंगल लाइन टू ग्राउंड फॉल्ट, डबल लाइन फॉल्ट एंड डबल लाइन टू ग्राउंड फॉल्ट। तो हम इन 4 तरह के फॉल्ट का चर्चा करेंगे यूजिंग सिमेट्रिकल कंपोनेंट। तो सबसे पहला नंबर 1 फॉल्ट होगा हमारा ट्रिपल लाइन फॉल्ट। सिमेट्रिकल फॉल्ट अल्टरनेटर का सिमेट्रिकल फॉल्ट का हम एनालिसिस करेंगे। उससे पहले ये अल्टरनेटर का सीक्वेंस नेटवर्क, सीक्वेंस इंपीडेंस डायग्राम है। ये सी फेज का ईएमएफ, सी फेज का, फेज ए का इंपीडेंस जेड ए, जेड बी, जेड सी, प्लस माइनस, फेज ए, फेज बी और ये फेज सी, और ये न्यूट्रल का इंपीडेंस होता है। हमने सीक्वेंस इंपीडेंस और सीक्वेंस नेटवर्क डायग्राम में इसको पूरा डिटेल में कवर किया है। तो ये कितना हो जाएगा जेडएन कितना इंपीडेंस होता है, जीरो सीक्वेंस का टोटल इंपीडेंस कितना होता है, ZZ0 प्लस 3ZN। तो इसको हम ध्यान रखेंगे। सॉरी, ये तो जेडएन ही है, लेकिन जीरो सीक्वेंस इंपीडेंस का Z0 इज इक्वल टू ZZ0 प्लस 3Z। क्लियर? और इससे करंट कितना फ्लो होता है, इससे करंट फ्लो होता है 3IA0। अब सिमेट्रिकल फॉल्ट में कौन सा फॉल्ट हम चर्चा कर रहे हैं, ट्रिपल एल फॉल्ट। तो ट्रिपल एल फॉल्ट में फेज ए, फेज बी और फेज सी तीनों शॉर्ट हो गया, और कौन सा फॉल्ट बना, ट्रिपल एल फॉल्ट बना। ये फॉल्ट है सिमेट्रिकल फॉल्ट। तो सिमेट्रिकल फॉल्ट में क्या होता है,
इन सिमेट्रिकल फॉल्ट only positive current component IA1 क्या है? पॉजिटिव करंट कंपोनेंट है, विल फ्लो। तो नेगेटिव करंट कंपोनेंट IA2 0 होगा और IA0 जीरो सीक्वेंस करंट कंपोनेंट भी 0 होगा। ओनली सिमेट्रिकल फॉल्ट में पॉजिटिव करंट कंपोनेंट फ्लो होगा। तो ये हमें पता चल गया कि ये दोनों 0 होगा और IA1 0 नहीं होगा। क्लियर? अब इसके बेसिस पे ऑल्टरनेटर का ये सीक्वेंस डायग्राम है, इसके बेसिस पे हम एक फेज का डायग्राम बना सकते हैं। एक फेज का बोले तो इससे हम ड्रॉ कर रहे हैं पॉजिटिव सीक्वेंस डायग्राम ऑफ ऑल्टरनेटर। तो इससे हमने तीनों पॉजिटिव, नेगेटिव और जीरो सीक्वेंस डायग्राम बनाना सीखा था। तो पॉजिटिव सीक्वेंस डायग्राम में क्या होगा? पॉजिटिव सीक्वेंस डायग्राम में ईएमएफ का सोर्स होता है और इंपीडेंस होता है, और यहां पे जो वोल्टेज होता है वो पॉजिटिव सीक्वेंस का वोल्टेज होता है VA1 होता है, और ये इंपीडेंस कितना होगा? ये होगा ZA। ये इंपीडेंस होगा Z1 पॉजिटिव सीक्वेंस इंपीडेंस, और करंट भी इसमें फ्लो होगा IA1 पॉजिटिव सीक्वेंस करंट, और ये रहेगा शॉर्ट सर्किट, और यहां पे वोल्टेज कितना होगा? VA1 होगा, पॉजिटिव सीक्वेंस का वोल्टेज यहां पे होगा। क्लियर? तो ये पॉजिटिव सीक्वेंस डायग्राम है। हमें नेगेटिव सीक्वेंस और जीरो सीक्वेंस डायग्राम को ड्रॉ करने की जरूरत नहीं है। अब हम इसका इक्वेशन लिख लेते हैं। इसका इक्वेशन क्या होगा? VA1 इज इक्वल टू EA माइनस IA1 Z1। इसका मतलब है ये जो वोल्टेज होगा VA1 कितना होगा? EA माइनस IA1 Z1 होगा। सिंपल सर्किट थ्योरी। ये तो पॉजिटिव सीक्वेंस के लिए हो गया। यदि हमें नेगेटिव सीक्वेंस के लिए लिखना होता तो क्या लिखते? VA2 2 फॉर नेगेटिव सीक्वेंस कितना लिखते? IA2 Z2 लिखते। जीरो सीक्वेंस के लिए क्या लिखते इक्वेशन? इसको जीरो लिख देते हैं। VA0 इज इक्वल टू माइनस IA0 Z0। यहां पे जीरो Z0 कितना होता है? ZV0 प्लस 3ZN होता है। अब यहां पे क्या है? IA2 0 है, IA0 0 है। इसका मतलब ये दोनों इक्वेशन का हमें जरूरत ही नहीं है। इस इक्वेशन से और ये सिंपल सर्किट से हमारा फॉल्ट करंट कैलकुलेट हो जाएगा। इसमें हम एक और बात कर लेते हैं कि जब हम ये तो शॉर्ट सर्किट हो जाएगा। एक सीक्वेंस इंपीडेंस का ये डायग्राम है एंड दिस इज शॉर्ट सर्किट। इसका मतलब कि VA1 कितना है? 0 है। तो VA1 0 है, 0 इज इक्वल टू EA माइनस, इसका मतलब कि IA1 कितना हो जाएगा? EA अपॉन Z1। तो इस तरह से हमने IA1 निकाल लिया, पॉजिटिव सीक्वेंस करंट निकाल लिया। पूरा IA निकालना है तो कैसे निकालेंगे? IA इज इक्वल टू कितना होता है? IA1 प्लस IA2 प्लस IA0 होता है। अब ये दोनों तो 0 है, इसका मतलब IA कितना है? IA1 है। IB निकालना रहता तो IB1 प्लस IB2 प्लस IB0। IB0 IA0 के IA0 के बराबर होता है, और ये कितना होता है? अल्फा स्क्वायर IA1 प्लस अल्फा
IA1 प्लस IA0 तो यहां पर 0 है, तो इसको हमने डिलीट कर दिया। ये हो जाएगा IB। IC निकालना हो तो IC इज इक्वल टू IC1 प्लस IC2 प्लस IC0। IC0 कितना है? 0 है। IC1 कितना होता है? अल्फा IA1 होता है, और ये होता है IC2 अल्फा स्क्वायर IA1 होता है। तो इस तरह से IC, IA, IB सारे फॉल्ट करंट हम निकाल सकते हैं विद द हेल्प ऑफ सिमेट्रिकल कंपोनेंट। तो सिमेट्रिकल फॉल्ट एनालिसिस हो गया। अब हम अनसिमेट्रिकल की तरफ, अब हम बात करते हैं अनसिमेट्रिकल फॉल्ट की। अनसिमेट्रिकल फॉल्ट को एनालाइज करेंगे सिमेट्रिकल कंपोनेंट की हेल्प से। तो पहले हम लेते हैं सिंगल लाइन टू ग्राउंड फॉल्ट। सिंगल लाइन टू ग्राउंड फॉल्ट, इसमें हम अल्टरनेटर का सीक्वेंस डायग्राम ड्रॉ करते हैं। EA, EB, C फेज का, EMF, EC। फेज B, फेज A एंड फेज C। न्यूट्रल ग्राउंडेड है Zn से। क्लियर? अब सिंगल लाइन टू ग्राउंड फॉल्ट इस सिस्टम में ऑल्टरनेटर में अकर होता है। सपोज फेज A, एक फेज ग्राउंड हो जाता है, वो फेज है A। तो इसका मतलब हुआ कि यहां का वोल्टेज फेज A का वोल्टेज हो जाएगा 0। ये फॉल्ट हुआ सिंगल लाइन टू ग्राउंड फेज A में। इसका मतलब कि A फेज का वोल्टेज कितना हो गया? 0 हो गया। A फेज ग्राउंड हो गया इसका मतलब। और इसका मतलब कि जो फॉल्ट करंट है वो फेज A का करंट है। फॉल्ट करंट है वो फेज A का करंट है, मतलब IA कितना हो गया? फॉल्ट करंट हो गया। और B का वोल्टेज और C का वोल्टेज 0 नहीं होगा, और B का करंट 0 होगा और C का करंट भी 0 होगा। पूरा फॉल्ट करंट फेज A में जाएगा। क्लियर हो गया ये? अब हम देखते हैं कि सीक्वेंस कंपोनेंट क्या कहता है। ये फेज कंपोनेंट है, फेज करंट है IA, IB, IC। IA, IB, IC मैट्रिक्स के फॉर्म में लिखें तो क्या होता है? ये मैट्रिक्स A होता है। ए मैट्रिक्स को क्या कहते हैं? सिमेट्रिकल कंपोनेंट ट्रांसफॉर्मेशन मैट्रिक्स कहते हैं। ये क्या होता है? 1 1 1 अल्फा स्क्वायर अल्फा 1 अल्फा अल्फा स्क्वायर 1। और यहां पे है ये जो मैट्रिक्स है 3 into 3 का है, और ये मैट्रिक्स है IA1 IA2 एंड दिस इज IA0। तो ये हमारे पास पहले से ही पता है। सिमेट्रिकल कंपोनेंट से हमें ये रिजल्ट पता है। इसको बोलते हैं फेज करंट, और ये मैट्रिक्स हो गया, और ये है I120 सिमेट्रिकल करंट। IA1 IA2 और IA सिमेट्रिकल कंपोनेंट ऑफ करंट है। IP इज इक्वल टू A इंटू, ये हमें पहले से पता है। यहां हमें क्या पता है? यहां हमें पता है IA1 तो है, सॉरी IA तो है, IB IC है 0। इसको हम ऐसे लिखना चाहें, IA1 IA2 IA0 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? ये मैट्रिक्स, तो यहां पे A का इनवर्स हो जाएगा। A का इनवर्स इंटू मैट्रिक्स IP, मतलब IA
IB और IC। क्लियर है? ए का हम इन्वर्स करेंगे तो हमारे पास आएगा 1/3 अल्फा स्क्वायर की जगह पे अल्फा आएगा और यहां पे अल्फा स्क्वायर आएगा, यहां पे 1, यहां पे अल्फा स्क्वायर, यहां पे अल्फा, यहां पे 1। क्लियर? मतलब कि ये जो अल्फा स्क्वायर डायगोनल की तरफ है वो नॉन डायगोनल के साइड चला जाएगा। IA, IB, IC। सिंपली इस इक्वेशन को, इस मैट्रिक्स इक्वेशन को हमने फ्लिप कर दिया। अभी हमारे पास IB की जगह पे क्या है? 0 है। IB कोई करंट नहीं है, IC भी 0 है। इसका क्या मतलब हुआ? इसका मतलब हुआ IA1 इज इक्वल टू 1/3 IA प्लस 1/3 0 1/3 0। तो ये सिंपली हो जाएगा IA1 इज इक्वल टू 1/3 IA। IB इज IA2 कितना हो जाएगा? IA2 हो जाएगा 1/3 IA2 हो जाएगा 1/3 IA1, सॉरी 1/3 IA। IA नॉट कितना हो जाएगा? 1/3 IA नॉट 1/3 IA। ये क्या है? इसका मतलब हो गया कि IA1 इज इक्वल टू IA2 इज इक्वल टू IA नॉट इज इक्वल टू IA/3। तीनों सीक्वेंस करंट बराबर है और ये फेज ए का फॉल्ट करंट का 1/3 है। अभी तक हमारे पास रिजल्ट क्या है? सिंगल लाइन टू ग्राउंड फॉल्ट का रिजल्ट है कि फेज ए का वोल्टेज हो जाता है 0 और फॉल्ट करंट हो जाता है IA, यदि फेज ए में फॉल्ट हुआ है तो। और सारे जो सीक्वेंस करंट हैं IA1 इज इक्वल टू IA2 इज इक्वल टू IA नॉट, पॉजिटिव, नेगेटिव एंड जीरो सीक्वेंस करंट कंपोनेंट बराबर होते हैं और वो कितने होते हैं? फेज ए करंट के का 1/3 होता है। क्लियर? अब हम इक्वेशन लिखते हैं। VA1, VA2 और VA नॉट क्या होता है? ये होता है EA माइनस IA Z1। ये क्या होता है? माइनस IA2 Z2। ये क्या होता है? माइनस IA नॉट Z नॉट। ये हमें पहले से पता है। अब ये तीनों IA1, IA2 और IA नॉट तो बराबर है, तो यहां पे हम लिख देंगे इक्वल टू माइनस IA1 Z2, यहां पे माइनस IA नॉट Z नॉट। इन तीनों इक्वेशन को हम जोड़ देंगे तो ये कितना होगा? VA1 प्लस VA2 प्लस VA नॉट। ये क्या होता है? ये पूरा तीनों सीक्वेंस कंपोनेंट जुड़ के बन गया VA, और ये VA है कितना? 0 है। क्लियर? अब RHS को जोड़ेंगे, RHS को जोड़ेंगे EA माइनस IA1 Z1 माइनस इसको भी IA1 Z2 माइनस IA1 Z2। IA1 कॉमन, EA माइनस IA1 Z1 प्लस Z2 प्लस Z0। इसका ये मतलब हो गया, इस इक्वेशन को देख लेते हैं। EA माइनस IA1 Z1 प्लस Z2 प्लस Z0, तीनों सीक्वेंस इंपीडेंसेस जुड़ गए सीरीज में। ये हो गया 0। 0 का मतलब कि IA1
Z1 प्लस Z2 प्लस Z0 इज इक्वल टू E। इसका मतलब कि IA1 इज इक्वल टू EA अपॉन Z1 प्लस Z2 प्लस Z0। क्लियर? तो इस तरह से हमने IA1 निकाल लिया। अब यही दो IA0 है और एक यही IA2 है। इसका मतलब कि हमें IA या फॉल्ट करंट निकालना है, वो कितना होगा? इसका 3 गुना होगा। 3EA, तीनों जुड़ जाएगा, 1 0 2, तीनों बराबर भी है। क्लियर? तो इस तरह से हमने फॉल्ट करंट निकाला। इसका जो सीक्वेंस डायग्राम होगा वो कैसा होगा? यदि हम पॉजिटिव सीक्वेंस को लेते हैं तो ये पॉजिटिव सीक्वेंस का डायग्राम है, E और Z1। नेगेटिव सीक्वेंस, यहां पे वोल्टेज कितना है? VA1। नेगेटिव सीक्वेंस का डायग्राम है ये Z2, वोल्टेज इसके अक्रॉस VA2। जीरो सीक्वेंस Z0 बराबर कितना होता है? ZG0 प्लस 3ZN होता है। और यहां पे वोल्टेज कितना होगा? VA0 होगा। और तीनों वोल्टेज जोड़ के क्या होता है? वोल्टेज होता है VA, और VA फॉल्ट है, उसमें एक फेज में फॉल्ट आया है तो VA होगा 0। तो इस तरह से इसका एनालिसिस हो गया सिंगल लाइन टू ग्राउंड फॉल्ट का। इसके बेसिस पे न्यूमेरिकल सॉल्व करना बहुत जरूरी है। अगले वीडियो में हम बात करेंगे डबल लाइन फॉल्ट एंड डबल लाइन टू ग्राउंड फॉल्ट। उसके बाद न्यूमेरिकल एंड ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन की बात करेंगे। धन्यवाद।